हेलो डियर टीचर्स एंड लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम अपनी यूपी टेट प्रीवियस ईयर सीरीज़ में मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स करने वाले हैं। और ये जो 23 जनवरी 2022 को जो यूपी टेट का पेपर कंडक्ट हुआ था, ये उसके क्वेश्चंस हैं। इससे पहले भी मैंने ईवीएस, हिंदी और सीडीपी के क्वेश्चंस अपने चैनल पे करा रखे हैं। सो अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c अपॉन c। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम तीनों के तीनों जितने भी हमारे फ्रैक्शंस गिवन हैं, इन सबको हम एक कांस्टेंट के इक्वल सपोज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने k ले लिया है, आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। k एंड c/7 इज इक्वल टू k। ठीक है, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ गई 3k, b की वैल्यू आ गई 4k और c की वैल्यू आ गई 7k। अब इन सबको हम अपने जो हमसे वैल्यू पूछी गई है जिस इक्वेशन की, उसमें पुट कर देंगे। a की वैल्यू 3k, b की वैल्यू 4k एंड c की वैल्यू 7k अपॉन c देन 7k। यहाँ पर हमारे इन तीनों को ऐड करने पर आ गया 14k अपॉन 7k। k से k कैंसिल आउट, 7 2 14। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, January 5, 1991 was a Saturday. Then what day of the week was on March 3, 1992? ये हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन है। इसको करने से पहले हम सबसे पहले तो जो भी हमें ईयर्स गिवन है, हम उनको ये फाइंड आउट कर लेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं। सबसे पहले हमारा 1991, तो ये तो हमारा नॉट अ लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो ये लीप ईयर तो नहीं है। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। लेकिन यहाँ पर हमसे जनवरी 5 यानी कि 5 डेज़ ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो जनवरी 5 से पूछा हुआ है। तो जब हम 365 में से 5 डेज़ माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 360 डेज़। ओके, इसी तरीके से 1992 ये हमारा है लीप ईयर, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में हमें पता है फरवरी में 29 डेज़ होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमसे मार्च 3 में तक पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारे जनवरी में 31 डेज़ हो गए, ठीक है, और फरवरी में 29 डेज़ हो गए, और मार्च 3 तक पूछा है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 3 डेज़ लेंगे। अब यहाँ पर हम जितने भी हमारे टोटल डेज़ हुए हैं 1991 से लेकर के 1992 तक, इन सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारे 1992 के हो गए, 1991 में हमारे 360 डेज़ थे। ठीक है, इन सबको ऐड करने पे आया 423 डेज़। अब जितने भी हमारे डेज़ आए हुए हैं, इन सबको हम पहले वीक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 7 करते हैं। तो जब हम इसे वीक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे कितने वीक्स हो जाएंगे, 60 वीक्स हो जाएंगे, और रिमाइंडर बचेगा 3, तो 3 डेज़ हो जाएंगे। अब जब भी हम वीक्स में कन्वर्ट करते हैं और जो डेज़ बचते हैं, इन्हें हम ऑड डेज़ कहते हैं। ठीक है, इन्हीं ऑड डेज़ को हमें जो डे गिवन होता है उसमें जब हम ऐड करते हैं तो हमारा फाइनल डे आ जाता है। लाइक हमें जो सैटरडे गिवन था कि जनवरी 5 को सैटरडे था, तो हम सैटरडे में 3 डेज़ ऐड करेंगे। तो जब सैटरडे में 3 डेज़ ऐड करेंगे तो कौन सा डे आ जाएगा, ट्यूसडे आएगा, और यही होगा हमारा मार्च 3, 1992 को डे। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और इसमें हमें जो पावर्स हैं वो देखिए सारी की सारी नेगेटिव में है। नेगेटिव में पावर्स जो होती हैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है कि हम जो भी हमारा बेस है उसको रेसिप्रोकल कर दें। लाइक यहाँ पर हमारा 1/3 रेज़ टू दी पावर -3 है, तो सिंपली हम इसका जब रेसिप्रोकल कर देंगे बेस का, तो हमारा क्या हो जाएगा 3, और जैसे ही हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम सबको कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 का हो जाएगा 3 रेज़ टू दी पावर 3, 1/4 का हो जाएगा 4 रेज़ टू दी पावर 2, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 1/4 अगेन 4 रेज़ टू दी पावर 3। अब हमारी सारी पावर्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब कि सबसे पहले सर्कुलर ब्रैकेट ओपन होता है, तो 3 रेज़ टू दी पावर 3 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 27, और यहाँ पर आ जाएगा 16 कर्ली ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 64। ओके, तो हमारा 27 - 16 हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 64। इसको हम 11/64 भी लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल द पॉसिबल साइड्स आर। अब हमसे यहाँ पे हमें ऑप्शंस में साइड्स गिवन है, और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी साइड्स का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा ट्राइंगल इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। देखिए, कोई भी ट्राइंगल अगर हमसे साइड्स गिवन है और हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी साइड्स पॉसिबल हैं, उसका एक सिंपल मेथड होता है कि एक ट्राइंगल में
3 साइड्स होती हैं, हमें पता है, ठीक है। सपोज़ कर लीजिए कि 1 जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है, ओके। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो जो शॉर्टेस्ट साइड से उन दोनों के सम से हमेशा छोटी होगी। इसको मैं ऐसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ स्मॉलर साइड्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द लॉन्गर साइड, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें ऑप्शंस गिवन है, तो हम ऑप्शंस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है 6, 3 एंड 3, तो यहाँ पर हमारा जो लॉन्गर साइड कौन सा है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और शॉर्टर साइड्स क्या है 3 और 3, तो इसका अगर हम सम करते हैं तो क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पर हमारा 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि जो शॉर्टर साइड्स का सम है वो लॉन्गर साइड के सम के इक्वल आ गया। तो यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा क्योंकि हमारा जो सम है वो लार्ज आना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर हमारी लॉन्गर साइड कौन सी है 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लॉन्गर साइड की साइड में लिख देते हैं। और सम ऑफ शॉर्टर साइड्स 5.9 प्लस 4.6, ये हमारा क्या हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, और ये हो गया 6.3 सेंटीमीटर। तो यस, ये देखिए ये हमारा लार्ज आ गया, और जो हमारी लॉन्गर साइड थी वो हमारी सम ऑफ शॉर्टर साइड से छोटी आ रही है। तो यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 6.3, 5.9 एंड 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें अगर ये ऑप्शंस नीचे भी होते तो हम ऑप्शंस को इस फॉर्मूला में पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते थे ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ टर्म्स गिवन है अंडर रूट में, और इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो हम इन जो अंडर रूट है हम इसको पहले पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 1/2। इसी तरीके से 4 अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 4 रेज़ टू द पावर 1/3, एंड लाइकवाइज 5 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 1/4, ठीक है। अब जितने भी हमारे फ्रैक्शन की पावर से इन सबके डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4, ये 2, 3 और 4 कहाँ से आए हैं, ये जो हमारे फ्रैक्शन के हमारे जो पावर्स हैं उनके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, ठीक है। इनका हमारा एलसीएम हो जाएगा 12। अब हम जो हमारी पावर्स हैं वो फ्रैक्शन में, तो इनको हम होल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 12, 4 रेज़ टू द पावर 1/3 इंटू 12, और 5 रेज़ टू द पावर 1/4 इंटू 12। अब इसको हम सिंपली कट कर सकते हैं। 2 6 12, 3 4 12 एंड 4 3 12। तो यहाँ पर हमारी 3 रेज़ टू द पावर 6 हो गया, यहाँ पर 4 रेज़ टू द पावर 4 एंड 5 रेज़ टू द पावर 3। 3 रेज़ टू द पावर 6 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 729, 4 रेज़ टू द पावर 256 एंड 5 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा 125। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो 729 है वो सबसे बड़ा है और जो 125 है वो सबसे छोटा है। तो अब हम इसके बेसिस देखेंगे कि हमारे कौन से बेस से ये वाला नंबर आया। मतलब कि 729 हमारा किससे है 3 से। जब हमारा 3 बेस था तो हमारा आंसर 729 आया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो अंडर रूट 3 है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद 256 हमारा किससे है 4 बेस से, तो जो अंडर रूट 4 है वो हमारा बीच में आ जाएगा, और जो 125 है वो हमारा 5 बेस से है जो कि सबसे छोटा है, तो जो अंडर रूट 5 है वो हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, हमने टर्म्स को अरेंज कर दिया। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गेट अफेक्टेड इफ द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑन बोथ द एंड्स ऑफ अ डेटा अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर रिमूव। मतलब कि सपोज हमें कोई डेटा गिवन है, तो हमने उसके जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, जो स्टार्ट में और एंड में, अगर हमने इसको रिमूव कर दिया तो इनमें से कौन सा हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो अफेक्ट होगा। तो जो हमारा कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी अफेक्ट होगा, मीन एंड मोड, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cube of side 5 cm is painted on all its faces. If it is sliced into 1 cm cubes, how many cube of 1 cm cube will have exactly one of their faces painted? इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हम सिंपली लगा सकते हैं, n-2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6। यहाँ पर n क्या है, साइड ऑफ क्यूब। यहाँ पर क्यूब का साइड क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 - 2 स्क्वायर इंटू 6, 5 - 2 3 स्क्वायर इंटू 6, 3 3 = 9 इंटू 6, दैट इज 6 9 = 54, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 54। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। तो इसका भी फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ
किसी भी पॉलीगॉन के अगर हमें इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला हम लगा सकते हैं n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। अब यहाँ पर n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पर हमें पेंटागन है तो पेंटागन में वी नो कि पेंटागन में कितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 180, 5 - 2 3 इंटू 180, तो 18 3 54 और 1 0 तो 540। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 540 डिग्रीज, क्योंकि हमें एंगल निकालना है तो ये डिग्रीज में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/7 ऑफ अ पोल इज इन मड व्हेन 1/3 ऑफ इट इज पुल्ड आउट एंड 8 मीटर लॉन्ग पीस, द पोल स्टिल रिमेन्स इन द मड, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पोल। तो इसको हम इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। हम सपोज कर सकते हैं कि जो टोटल लेंथ है हमारी वो कितनी है, x। तो जब 4/7 मड में है तो 4/7 ऑफ x होगी मड में, है ना, और उसमें से भी 1/3 पुल्ड आउट कितनी है, कितना हमने पुल आउट किया, 1/3। तो फिर लेफ़्ट कितनी हुई है, मतलब अभी कितनी बची हुई है, जब 3 पार्ट में से हमने 1 को तो बाहर निकाल लिया, तो अभी भी मड में कितनी रह गई, 2/3। और ये हमारा 4/7 ऑलरेडी मड में था, तो 4/7 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई 2/3, और ये कितना है, 8 मीटर लॉन्ग है, तो इसको हम इज इक्वल टू 8 मीटर पुट कर सकते हैं। नाउ 4/7 इंटू x इंटू 2/3 इज इक्वल टू 8 मीटर। 4x 2, तो ये हो गया 8x अपॉन 7 3 21 इज इक्वल टू 8 मीटर। 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ, x इज इक्वल टू 21 मीटर। ओके, तो ये हमारा टोटल लेंथ हो गया पोल का। सो दिस विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. How long would A take separately to do the same work? ये हमारा वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, तो इसको करने के लिए हम ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। हमें A और B का वर्किंग डे दिया हुआ है। A प्लस B कितने डेज़ में वर्क कर रहे हैं, 12 डेज़ में। B प्लस C कितने डेज़ में वर्क कर रहे हैं, 15 डेज़ में। और C और A कितने डेज़ में वर्क कर रहे हैं, 20 डेज़ में। ठीक है, ये है इनके डेज़। अब हम इन सब का टोटल वर्क निकाल लेंगे कि ये टोटल इनका वर्क आखिर है कितना। टोटल वर्क निकालने के लिए हम सिंपली जो भी इनके डेज हैं इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60। ठीक है, अभी हमारा वर्क आ गया। अब हमें इन सब की एफिशिएंसी निकालनी होगी कि ये ए और बी जो है वो इस काम को कितनी एफिशिएंटली करेंगे। ठीक है, तो हम एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क को डेज से डिवाइड कर देते हैं। वह एक एक करके डिवाइड करेंगे तो हमें इन सब की अलग अलग एफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब कि 60 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, यानी ए और 5 मिलकर के 5 काम करते हैं, तब जा कर के उनका 12 दिन में 60 काम पूरा होता है। ठीक है, इसी तरीके से 60 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 4 60 एंड 23 60। तो ये इन सब की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये सब के सब देखिए 2 बार है, ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है। तो मैं इनको सिंपली 2 टाइम्स लिख सकती हूँ। और इन सब की एफिशिएंसी कितनी है टोटल, 5 4 9 9 3 12, तो 12। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से हमारी ए प्लस बी और प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। लेकिन हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, हमसे पूछा है सिर्फ ए की। तो ए की फाइंड आउट करने के लिए हम बी और सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ए प्लस बी और सी की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बी और सी की वैल्यू यानी कि एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 - 4 2। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें हाउ लॉन्ग यानी कि टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 60। तो 60 अपॉन, और ए की अभी हमने एफिशिएंसी कितनी निकाली, 2, तो यानी कि कितना हो गया, 30। तो ए कितना टाइम लेगा 60 वर्क को करने के, 30 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ 14 42 21। अच्छा, ये तो फ्रैक्शन है। HCF ऑफ 14/33 42/55 21/22। देखिए, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है या मेथड कह सकते हैं, जब भी हमसे फ्रैक्शन का HCF पूछा जाता है
तो जब HCF निकालना होता है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। इसी तरीके से अगर हमसे LCM पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। बहुत ही सिंपल है, जो पूछा गया है हम वो न्यूमरेटर का निकाल देंगे और उसका उल्टा जो है वो डिनोमिनेटर का निकाल देंगे। यहाँ पर हमसे HCF पूछा गया है तो 14, 42 और 21 का HCF क्या होता है, इन तीनों का HCF क्या होता है 7, ठीक है। और इन तीनों का जब हम LCM निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 330, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, 7/330। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2√10, ठीक है। ये देखिए ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, 7 + 2√10, ठीक है। अच्छा, 7 को अगर हम एक्सपेंड करें तो इसको हम लिख सकते हैं 5 + 2 + 2√10, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो क्या 2 और 5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, √2 × √2, बिल्कुल लिख सकती हूँ, प्लस √5 + √5, बिल्कुल सही है, प्लस 2 × अब 10 को हम लिख सकते हैं √2 × √5, क्योंकि √5 एंड √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या बन गया, अगर हम √2 को A सपोज़ कर लें और √5 को B सपोज़ कर लें तो हमारे यहाँ पर क्या बन जाता है, A² प्लस √5 × √5 B² प्लस 2 ऑलरेडी था तो 2 × √2 क्या है A और √5 क्या है B, ये हमारा बन गया A² प्लस B² प्लस 2AB, जो कि हमें पता है कि कौन से एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन है, A + B का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा A क्या है √2 और B क्या है √5, ठीक है, होल स्क्वायर। अब ऑप्शन में तो हमें ये दिख ही नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है और हमसे क्या पूछा है, स्क्वायर रूट। तो जब भी हमसे स्क्वायर रूट पूछा होता है तो हम उस पूरे इक्वेशन को हम अगर अंडर रूट में रख दें तो हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अंडर रूट, जैसे ही हमने अंडर रूट लगाया तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर सिंपली क्या आ गया, √2 + √5, और यही है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, a square and an equilateral triangle have a side in common. If side of triangle is 4/3 centimeter long, find the perimeter of the figure obtained. अच्छा, सपोज हमें एक स्क्वायर गिवन है और एक ट्रायंगल है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, हैव अ साइड इन कॉमन, एक साइड इनकी कॉमन है, तो हमारी कुछ ऐसी फिगर बन जाएगी, ठीक है। साइड ऑफ ट्रायंगल इज़ 4/3, यानी कि अगर हम इसकी एक साइड लेते हैं, ये वाली, ये कितनी है 4/3 सेंटीमीटर, बट क्या है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब है कि इसकी तीनों साइड्स सेम होंगी, प्लस ये स्क्वायर है और हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी तीनों साइड्स अगर 4/3 हैं तो जो साइड कॉमन है वो भी 4/3 होगी, और वो साइड कौन शेयर कर रहा है, स्क्वायर शेयर कर रहा है, यानी कि स्क्वायर की भी सारी साइड्स क्या हो जाएंगी 4/3। अब हमसे पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर का किसी भी फिगर का अगर हम पेरीमीटर निकालना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। यहाँ पर हमारी फिगर में कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, और पांचों की हमारी मेजरमेंट कितनी है 4/3, ठीक है। तो हमारा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 5 4 20/3, जिसको कि हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख करके 6 होल 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6 होल 2/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 99। अब इसमें हमें डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले हम 99 को ब्रेक कर सकते हैं। 99 किसका, 11 × 9 को, अगर हम 11 × 9 को हम 99 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें 11 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है और चेक करना है कि इसमें से कौन सा नंबर इन दोनों से डिविजिबल होगा। सबसे पहले तो हमें डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स
डिविजिबल बाई 9। मतलब कि कोई भी हमें नंबर गिवन है, अगर उन नंबर के जितने भी डिजिट्स, उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सबका अगर हम सम करते हैं और वो उसके बाद जो हमें सम का नंबर फाइंड आउट होता है वो अगर 9 से डिविजिबल है, यानी कि पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑड डिजिट्स प्लस माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स डिविजिबल बाई 11। मतलब कि सपोज हमें कोई भी नंबर गिवन है 2, 3, 5, 7, 9, 8, 1। अब हम इसमें ऑड डिजिट्स, ऑड प्लेस यहाँ पे लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, बट आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है हमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जितने भी हमारे ऑड डिजिट्स हैं, ऑड कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7। अब जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट्स हैं हम उनका सम निकाल लेंगे। मतलब कि 1, 9, 5 एंड 2, इन सब का सम, और फिर जो जितने भी हमारे इवन डिजिट्स हैं उन सब का सम। ठीक है, इन सब का सम को जब हम इन दोनों का सम फाइंड आउट करेंगे और आपस में इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, जो नंबर हमें अल्टीमेटली मिलेगा अगर वो 11 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता है। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर उठाते हैं 1, 1, 4, 3, 4, 5। ठीक है, अब अगर हम 9 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करें तो हमें सबसे पहले इन सब का सम फाइंड आउट करना होगा। 1 + 1 + 4, 3, 4, 5, इन सब का सम कितना हो जाएगा? 18। अब देखिए हमारा 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम 11 से फाइंड आउट करते हैं इन सब का सम। 1, 1, 4, 3, 4, 5। सबसे पहले तो हम ऑड प्लेस और इवन प्लेसेस को डिवाइड कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑड प्लेसेस क्या हैं? 1, 3, 5। और ऑड प्लेसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है? तो 5 + 3 + 1, 9। और ऐसे ही इवन प्लेसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है? 4 + 4 + 1 = 9। अब जब हमने सम फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद हमें ऑड माइनस इवन भी करना होता है। तो ऑड कितना है? 9, और इवन कितना है? 9। तो जब हमने इसका डिफरेंस फाइंड आउट किया तो क्या आया? 0। और 0 तो हर नंबर से डिविजिबल होता है, यानी कि 11 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स कि हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है? आंसर, क्योंकि हमारा 9 से भी डिविजिबिलिटी शो कर रहा है और 11 से भी डिविजिबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पाई? पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए पाई क्या होता है? एक मैंने आई थिंक रैशनल पे लगा दिया है। पाई हमारा इरेशनल होता है। पाई हमेशा इरेशनल होता है। और पाई की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में पूछ दिया तो ये रैशनल होती है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 10⁻³ 3x = 125, then find the value of 10⁻⁻²x। ठीक है, ये हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 125 को हम 5⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे। टेक क्यूब रूट बोथ साइड्स। तो अगर हमने इसको क्यूब रूट किया और इसको क्यूब रूट किया तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? 10x = 5। ठीक है, अभी हमारी एक वैल्यू आ गई है। अब इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 10⁻⁻²x। इसको हम लिख सकते हैं 10x⁻²। अभी हमने यहाँ पे निकाला कि 10x की वैल्यू क्या है? 5, तो 5⁻²। और हमने अभी एक पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब भी हमारी पावर माइनस में होती है तो हम सिंपली जो भी नंबर है, जो भी हमारा बेस है, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/5⁻², दैट इज़ 1/25। ये हमारा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2। तो दिस विल बी आवर आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसे रब कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16075 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर टू गिव कोशेंट 167 एंड रिमाइंडर 43, देन डिवाइज़र इज़। यहाँ पर हमारी डिवीजन एल्गोरिदम लगेगी। ये सब हमने 4th 5th क्लासेस में पढ़ा होगा, या फिर जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते भी होंगे। डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है? डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 16075 इज़ डिवाइडेड बाई, तो जिसको डिवाइड किया जाता है वो हमेशा डिविडेंड होता है। तो 16075 तो हो गया हमारा डिविडेंड। ठीक है, हमसे डिवाइज़र पूछा गया है, तो डिवाइज़र की हमें वैल्यू पता नहीं है। लेट अस सपोज इट डी इंटू कोशेंट। कोशेंट कितना गिवन है? 167 प्लस और रिमाइंडर कितना है? 43। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 16075 इज इक्वल टू 167D प्लस 43। इसको हम इधर ले आएंगे माइनस करने के लिए, तो 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा? 16032 इज इक्वल टू 167D। डी की वैल्यू 16032 अपॉन 167, दैट विल बी 96। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 96। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 96। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स लेस देन 50 इज़। तो लेस देन 50 हमारे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स, उनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन? एक तो 1 और एक इटसेल्फ। जैसे कि 2 का एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 1 है। 3 का एक फैक्टर 3 है और एक 1 है, तो एक 1 है और एक इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर खुद। लेकिन 4 का एक फैक्टर 4 तो है और एक 1 भी है, लेकिन इसके अलावा 2 भी है। ठीक है, तो 2 जो है हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। तो हमें प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। प्राइम नंबर्स 50 से लेस, तो सबसे पहला जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। हम 1 को क्यों नहीं, 1 को हम बोलते हैं नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, यानी कि ना तो ये प्राइम नंबर होता है और ना ही कॉम्पोजिट होता है। ठीक है, तो जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है वो है 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम क्या है? 2। ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर भी क्या है? 2। तो 2 50 से लेस हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 एंड 43। ठीक है, ये हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक हो जाएगा हमारा 15 47। तो हमारे टोटल प्राइम नंबर्स लेस देन 50 कितने हो गए? 15। एक और जो आपको फैक्ट याद करने की ज़रूरत है वो है लेस देन 50 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 15। और मोर मतलब फ्रॉम 50 to 100 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 10। तो टोटल 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स हो गए? 25। ठीक है, ये फैक्ट भी एक याद करने लायक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, twice the larger of 2 numbers is 3 more than 5 times the smaller and the sum of 4 times the larger and 3 times the smaller is 71. What are the numbers? देखिए, वैसे तो अगर ये सिंपली क्वेश्चन होता तो हम इसको इक्वेशन के थ्रू करते, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मूला जो हमारे ऑप्शंस हैं उसके थ्रू भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? ट्वाइस द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स इज़ 3 more than 5 times the smaller number। यहाँ पर अगर हम अपना ऑप्शन नंबर 3 देखें तो ये हमारे कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है। कैसे? ट्वाइस द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, लार्जर कौन सा है? 14 और 5 में से 14, तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा? 28। इस 3 more than 5 times द स्मॉलर नंबर,
और 5 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 25। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो 3 आता है, और यही हमसे बोला हुआ है कि 3 मोर देन 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, ठीक है। एंड द सम ऑफ 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, 4 टाइम्स कितना होगा 14 का 56, सम 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 3 टाइम्स कितना है 5 का 15 इज 71। येस, तो हमारा सिंपली आंसर क्या हो जाएगा 14 एंड 5। सारे ऑप्शन को भी हम ऐसे ही जो भी हमारी कंडीशन की मैंने इसके वो हम अप्लाई करके चेक कर सकते थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली आंसर बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। A square with a side of 8 centimeter and rectangle with length 16 centimeter have same area। अच्छा, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का एरिया क्या है, सेम एरिया, ठीक है। और स्क्वायर की साइड हमें कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल की लेंथ हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड कितनी गिवन है 8 का स्क्वायर 8 8 64, ठीक है। 64 सेंटीमीटर हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल भी है, तो यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता कितना है 2l + b, सॉरी ये तो पैरीमीटर होता है, हमसे एरिया पूछा हुआ है, तो एरिया कितना होता है l × b इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। l हमें गिवन है, l कितना है 16 सेंटीमीटर, b हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 16 4 64 सेंटीमीटर, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें फार्मूलाज पुट करने हैं और हमें फार्मूलाज पता होने चाहिए, उसके बाद ये सिंपली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 3/2 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देन प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज़। इसके लिए हम सबसे पहले SP सपोज कर लेते हैं 100 है, ठीक है। अगर SP 100 है, SP मतलब कि सेलिंग प्राइस अगर 100 है और कॉस्ट प्राइस इन्होंने कितना बोला 3/2 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा 3/2 ऑफ 100 इज इक्वल टू 2 5 10 5 3 15 150। CP कितना हो गया 150, SP कितना है 100, ठीक है। तो हमारा अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो जब CP का मतलब होता है कितने में ख़रीदा और SP का मतलब होता है कितने में बेचा, तो अगर हमने 150 में ख़रीदा और 100 में बेचा तो ऑब्वियस बात है क्या हो रही है, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है 50 का लॉस हो रहा है। कितने पर लॉस हो रहा है, कितने पर मतलब कि कितने में ख़रीदने पर लॉस हुआ, ये 150 का खरीदने पर 50 का लॉस हुआ। तो जब लॉस परसेंट निकालते हैं तो ऊपर हम लॉस लिखते हैं और अपॉन में CP लिखते हैं। CP कितना है 150 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 100/3, जिसको कि अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 33 होल 1/3%। क्या है 33 होल 1/3 हमारे दो ऑप्शंस में दिख रहा है, लेकिन हमारा हुआ क्या है लॉस, तो जो हमारा लॉस है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, when 121012 is divided by 12 the remainder is 121012। इसको अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 1 से 12 कैंसिल आउट 1। अब हमें एक डिजिट उतारना है तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 0 आएगा। 10 भी जो है वो 12 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमें एक और डिजिट लेना होगा, उसके लिए हम फिर से एक 0 लगाएंगे, ठीक है। अब हमारा 101 आ गया। अब हम क्या करेंगे 12 8 96, यहाँ पर हमारा हो गया 5, ठीक है 52, 12 4 48, हाँ। तो यहाँ पर 4 बचा, क्या हमारा 4 रिमाइंडर क्या बचा हमारा 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इन द प्रोडक्ट, हमें कुछ बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए हैं और हमें इनका यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। यूनिट प्लेस फाइंड आउट करने के लिए हमें पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इनका यूनिट प्लेस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या है हमारे यूनिट प्लेस 8 × 6 × 9 × 2, ठीक है। 6 8 48,
फिर हम यूनिट प्लेस ही लेंगे। अब हम पूरा 48 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 8 9 are 72, फिर से हम यूनिट प्लेस ही लेंगे। 2 2 are 4, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 4। ठीक है, पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा, तो हम सिंपली इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इफ़ द मीन इज़ 4.5। ठीक है, सबसे पहले तो हमें मीन गिवन है। मीन इज इक्वल टू 4.5। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब कि जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस गिवन है उन सब का सम 5 + 7 + 7 + 8 + x + 5 + 4 + 3 + 1 + 2 अपॉन टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और ये सब कुछ किसके इक्वल है? जो हमारा मीन की वैल्यू कितनी गिवन है? 4.5। इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इन सब का सम फाइंड आउट कर लेते हैं। इन सब का सम कितना हो जाएगा? 42, और x तो हम ऐड कर नहीं सकते क्योंकि एक वेरिएबल है, तो 42 + x अपॉन 10 ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4.5 के। 42 + x इज इक्वल टू 45, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है? 3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना था? मीडियन। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन हैं इन सबको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करते हैं। तो हम इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहला क्या है? 1, फिर 2, फिर 3। अब 3 देखिए दो बार है, एक बार ये और एक जो हमने फाइंड आउट किया, तो 2 बार लिखेंगे। फिर 4, अगेन 5 हमारा 2 बार है, 7 2 टाइम्स और 8। अब हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं कितनी? 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 10। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है जब हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होती हैं, जब हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होती है तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन होल अपॉन में 2। n/2 मतलब कि 10/2 क्या हो जाएगा? 5। मतलब n/2th टर्म कौन सी है? 5th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 यानी कि 5 + 1 6th टर्म अपॉन में 2। 5th टर्म कौन सी हमारी? 1 2 3 4 5। 5th टर्म हमारी है 4 और 6th टर्म क्या है हमारी? 5 अपॉन 2। 5 4 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4.5। तो हमारा मीडियन क्या आ गया? 4.5। ये है हमारा मीडियन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रिलेटेड विद द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन स्टैटिस्टिक्स इज? कौन है? R.A. फिशर। R.A. फिशर बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, उसके बाद ये रब कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, D.E.F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ABC, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? D और E और F जो है हमारे ये पॉइंट्स हैं, ये साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक हमारे ट्रायंगल में एक रूल है जो ये कहता है कि अगर हम दो साइड्स के मिड पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है वो इस वाली लाइन के पैरेलल होती है और इसका हाफ होती है। ठीक है, पैरेलल एंड हाफ। तो जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये इसकी हाफ होगी। ऐसे ही ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है ना, तो ये भी इसके हाफ होगी। ऐसे ही ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है, तो ये भी इसकी हाफ होगी। यानी कि ये जो एक ट्रायंगल है ये अपने आप में एक इक्वल ट्रायंगल है और ये इसके 1/4 पार्ट का बना हुआ है। जैसे कि 1 2 3 4, अगर ये इन सब का हाफ है तो ये ट्रायंगल जो है ये इसका एक पार्ट बना रहा है ना। तो ये क्या है? ये जो 4 हमारे पार्ट्स डिवाइड हैं ये उसी का एक पार्ट है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल DEF जो है वो 1/4 पार्ट है ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2
एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन नंबर 117, इफ़ अरिथमेटिक मीन ऑफ अ गिवन डेटा इज़ A, ज्योमेट्रिक मीन G एंड हार्मोनिक मीन H, देन ये हमारा एक फैक्ट है कि हमेशा अरिथमेटिक मीन ज़्यादा होता है या फिर इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन के, और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमेशा ज़्यादा होगा या इक्वल होगा हार्मोनिक मीन के। तो सबसे लार्जेस्ट कौन हो गया, अरिथमेटिक मीन, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया, हार्मोनिक मीन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, द डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 36 रिस्पेक्टिवली, द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज। डिफरेंस एंड प्रोडक्ट A माइनस B हम सपोज कर लेते हैं, A और B हमारे दो नंबर्स हैं, उन सबका डिफरेंस कितना है 5, और A इंटू B कितना है 36, और हमसे पूछा है डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो अगर हमें 1/A, हमने दो नंबर्स हैं उनको A और B सपोज किया है, तो 1/A और 1/B इनका रेसिप्रोकल हो गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, AB A माइनस B। A माइनस B की वैल्यू कितनी है 5 और AB की वैल्यू कितनी है 36। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, 5/36। क्वेश्चन नंबर 119, हु वॉज द सेल्फ टॉट इंडियन मैथमेटिकल जीनियस इन 20th सेंचुरी। कौन थे ये, श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन थे, और ये सेल्फ टॉट मैथमेटिकल जीनियस थे। इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी December 22 को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये एक रैंडम फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, द एरिया ऑफ 4 walls ऑफ अ रूम इज 660 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। इफ हाइट ऑफ द रूम इज 11 मीटर देन एरिया ऑफ द सीलिंग इज। हमें एरिया ऑफ 4 walls गिवन है। एरिया ऑफ 4 walls का फॉर्मूला होता है 2L + B × H, और एरिया हमें एक्चुअली गिवन कितना है 660। तो 660 इज इक्वल टू 2L + B × H। ठीक है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। अगर हम लेंथ को L मानते हैं, अगर हम ब्रेड्थ को B मानते हैं तो लेंथ कितना हो जाएगा, ट्वाइस इट्स विड्थ यानी कि 2B। 660 इज इक्वल टू 2B + B × हाइट कितनी है 11 मीटर, 11। 660 इज इक्वल टू 2B + B 3B, 2 × 3B × 11। 660 इज इक्वल टू 3 2 6, 6 and 11 66B। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 660/66 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 10 मीटर हमारी B की वैल्यू आ गई। B कितना है हमारा 10 मीटर। ओके, बट हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ इट्स सीलिंग। सीलिंग का एरिया पूछा हुआ है हमसे। तो सीलिंग, जो हमारी सीलिंग का मतलब जो छत होती है, तो छत में हमारा हाइट तो होती नहीं, उसमें क्या होती है सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है। तो एरिया ऑफ सीलिंग को हम सिंपली लेंथ इंटू ब्रेड्थ के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमारी ब्रेड्थ 10 मीटर है और हमारी लेंथ कितनी थी 2B, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 20 मीटर। लेंथ 20 मीटर इंटू ब्रेड्थ 10 मीटर, 20 × 10 200 मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो गया 200 मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस मैथ्स के, एंड दैट इज़ ऑल।